Indian textiles in European market. By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile. So early 18th century मतलब कि 1710, 20 उस टाइम पे क्या हुआ कि जो इंग्लैंड में सिल्क एंड वुल बनाने वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो लोग ना थोड़े घबरा गए थे इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी की वजह से। मतलब कि इंडिया का जो कपड़ा है, इंडिया से आने वाला कपड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से जो इंडियन टेक्सटाइल होती थी, वो बहुत ही फाइन क्वालिटी की होती थी। उनकी क्राफ्टमैनशिप, मतलब कि जो दस्तकारी वगैरह करते थे, उनके जो प्रिंटेड क्लोथ्स रहते थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। यहाँ तक कि जो क्वीन रहती थी, वो भी इंडियन टेक्सटाइल्स पहनती थी, मतलब उससे बुने हुए कपड़े पहनती थी। तो जाहिर सी बात है, इंडियन टेक्सटाइल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। बट इससे किसी को दुख हो रहा था। इंडिया की इस ऊंचाई से, इंडिया की इस तरक्की से कुछ लोग थे जो जल रहे थे। कौन थे वो लोग? तो वो इंग्लैंड के व्यापारी थे, जो कि वुल और सिल्क बना रहे थे। अब दिक्कत ये आ रही थी क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल इतना ज्यादा फेमस हो रहा था, तो उनके कपड़े जो हैं, जो वो लोग बना रहे थे, वो बिक नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के इंपोर्ट के खिलाफ। इंपोर्ट क्या होता है? जब भी किसी कंट्री में किसी बाहर के देश से कोई सामान आता है तो उसे हम इंपोर्ट करना कहते हैं, और वही किसी कंट्री से जब किसी और देश में जाता है तो एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब कि आई से आप याद रखो इन, मतलब कि आपके देश में मान लो इंडिया है और इंग्लैंड है। मैं वैसे एग्जांपल ले रही हूँ, अपनी कंट्री का समझ के लेना, ठीक है? इंडिया में अगर इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से इंडिया में कोई चीज आई तो हमारे लिए क्या हुआ? वो इंपोर्ट हुआ। जिस कंट्री में आ रहा है किसी दूसरे देश से, आना मतलब इन होना, इन मतलब आई, आई याद रखो, है ना, इंपोर्ट। तो वो क्या हो गया? इंपोर्ट होना, मतलब कि किसी दूसरे देश से आ रहा है। वही इंग्लैंड क्या हो गया कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है? इससे कहीं पे जा रहा है। हमने कोई सामान मंगाया जो कि हमने अपने देश में मंगाया, तो हमारे देश में आ रहा है, बट वही जो सेम सामान है वो इंग्लैंड से जा भी तो रहा है। तो इंग्लैंड के लिए सेम सामान क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। अब क्योंकि वो हमारे देश में आ रहा है तो वो इंपोर्ट हो गया। सिमिलरली अगर इस सिचुएशन को अपोजिट कर दें कि हमने कोई सामान, हमने अपनी कॉटन टेक्सटाइल जो है वो इंग्लैंड में भेजी, तो हमारे लिए क्या हो गया? वो एक्सपोर्ट हो गया। हमारे यहाँ से एग्जिट हो रहा है कोई चीज तो वो एक्सपोर्ट हो गया, और दूसरे देश में आ रहा है, इन हो रहा है, तो वो इंपोर्ट हो गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंडिया से जो कपड़े आ रहे थे इंग्लैंड में, उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे कौन? जो वुल एंड सिल्क मेकर हैं इंग्लैंड के। In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textiles chintz in England. तो 720 में क्या हुआ? क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ चुका था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक लेजिस्लेशन लाया, जिससे कि उसने क्या किया? प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो थे, जो कि इंग्लैंड में इंपोर्ट किए जा रहे थे, उन पे बैन लगा दिया। तो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल, जिन्हें कि हम छींट्स कहते हैं, उनको इंग्लैंड में आने से मना कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट। तो इसे इंटरेस्टिंगली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो, कपड़ा जो बैन हुआ था वो था चिन्स कपड़ा, बट इस एक्ट का नाम क्या पड़ा? कैलिको। मतलब वैसे लॉजिकली बोले तो द चिन्स एक्ट होना चाहिए था ना, बट जो दूसरे ही कपड़े के नाम पे इसका नाम पड़ गया इस एक्ट का। तो एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होनी शुरू हुई थी। Unable to compete with Indian textiles, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. तो इन लोगों ने बैन क्यों लगवाया था? क्यों जो इंग्लैंड के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडियन टेक्सटाइल्स के खिलाफ? क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल तो बहुत लंबे समय से फेमस थी ना, उनका तो काफी स्टैब्लिश्ड मार्केट था। तो उस चीज की वजह से इंडियन टेक्सटाइल क्योंकि इतनी ज्यादा फेमस थी, इतनी ज्यादा डिमांड थी उनकी, उसकी वजह से जो इन इंग्लैंड के व्यापारियों को जो कंपटीशन देखने मिल रहा था, तो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे थे। उनके कपड़े को कोई खरीद ही नहीं रहा था। ज्यादा से ज्यादा लोग इंडियन टेक्सटाइल्स खरीद रहे थे। तो इसीलिए जो एक बहुत ही भारी मात्रा में उन्हें कंपटीशन देखना मिल रहा था, और इसीलिए जो इंग्लैंड के लोग हैं वो इस कंपटीशन को खत्म करना चाहते थे। वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे, एक सिक्योर मार्केट चाहते थे। सिक्योर मार्केट मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पे उनके सामान को आसानी से खरीद लिया जा सके। तो उन्हें सिक्योर मार्केट कैसे मिलेगी? जब वो अपने कंपटीशन को हटा देंगे। और कंपटीशन कैसे हटाने की कोशिश की उन्होंने? इंडियन टेक्सटाइल्स को अपनी कंट्री में घुसने से मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया इंडियन टेक्सटाइल पे।
तो बैन करके वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी मार्केट्स को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इंडियन टेक्सटाइल्स उनके देश में ना आए, इंग्लैंड में ना आए, और ताकि जो इंग्लैंड के लोग कपड़ा बना रहे हैं, वुल हो गया, सिल्क हो गया, उसको लोग खरीद पाए। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मतलब गवर्नमेंट ने इस तरीके से बैन कर दिया जो इंडियन टेक्सटाइल्स हैं उन पर, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक तरीके से गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, जो कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज हैं, इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रोटेक्शन के अंदर जो सबसे पहली इंडस्ट्री जो ग्रो हुई वो थी कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, मतलब जो कैलिको कपड़ा है उस वाली प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो सबसे पहले ग्रो हुई। Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloth. तो क्या होता था कि जो हमने पढ़ा बैन किस पे था, बैन था प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चेन्स पे, मतलब कि प्लेन क्लोथ को अब भी वो लोग इंपोर्ट कर सकते थे। इंडिया का जो प्लेन क्लोथ है अब भी वो इंग्लैंड में आ सकता था, बट इंडिया का जो प्रिंटेड क्लोथ है वो नहीं जा सकता था। तो ये इंग्लैंड के लोग क्या करते थे, जो प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ्स हैं उनको ले आते थे और उन पे वैसे ही सेम डिजाइन बनाने की कोशिश करते थे जैसे कि इंडिया में बनाए जाते हैं। तो उनको इमिटेट करते थे। इमिटेट मतलब एक तरीके से कॉपी करना। तो इंडिया के कपड़ों पे जिस तरीके से इंडिया में प्रिंट होती थी, अब वैसे ही ये लोग क्या करने लग गए, जो व्हाइट मुस्लिन है या फिर प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ है, इन पे वैसी ही प्रिंट करने की कोशिश करने लग गए जैसे कि इंडिया से होती थी। Competition with Indian textiles also led to a search for technological innovation in England. अब क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल्स इतनी ज्यादा फेमस थी तो उनको बहुत ही ज्यादा कंपटीशन देखने मिल रहा था, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस कंपटीशन के चलते क्या हुआ कि जो इंग्लैंड में लोग हैं वो एक तरीके से मजबूर हो गए कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जिससे कि वो इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड को कम कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से उन लोगों ने क्या किया, कोशिश की कि वो इंडियन टेक्सटाइल्स को थोड़ा पीछे कर सके। In 1764, the spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of the traditional spindles. तो 1764 में क्या हुआ, जो जॉन के थे उन्होंने स्पिनिंग जेनी जो है बनाई। तो स्पिनिंग जेनी की वजह से क्या हुआ कि ट्रेडिशनली जो स्पिंडल्स होते हैं, स्पिंडल क्या होता है कि एक हाथ से एक छोटा सा यूं कहीं इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है जिससे कि हाथ से सूत काता जाता है। जैसे चरखे पे क्या होता है, सेम काम चरखे पे होता है ना, उससे क्या होता है कॉटन से सूत बनाया जाता है, एक तरीके से धागा बनाया जाता है। तो सेम काम चरखे से ना करके क्या हो जाए, छोटी छोटी इस तरीके से कुछ स्पिंडल्स होते हैं, उनसे वो काम किया जाता है कि सूत बनाया जाता है। तो जब जॉन के ने स्पिनिंग जेनी बनाई तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये स्पिंडल्स से जो बनने वाला सूत है, धागा है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये आखिर ये स्पिनिंग जेनी है क्या? अ मशीन बाय विच सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स ऑनटू व्हिच थ्रेड वाज स्पन। तो पहले क्या होता था, एक स्पिंडल को एक ही आदमी यूज कर पाता था कि वो एक स्पिंडल को यूज करके वो उस पर सूत काट रहा है, धागा बना रहा है एक तरीके से। बट जब स्पिनिंग जेनी आ गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक ही पर्सन बहुत सारे स्पिंडल्स को ऑपरेट कर पा रहा है, बहुत सारे स्पिंडल्स पे क्या हो रहा है, सूत काट सकता है। तो पहले अगर पर्सन एक ही स्पिंडल पे करेगा तो कम प्रोडक्शन होगी, बट वही सेम पर्सन अगर 4 स्पिंडल्स पे मान लो स्पिनिंग कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी। तो जो स्पिनिंग जेनी थी इसकी वजह से प्रोडक्शन जो थी ट्रेडिशनल स्पिंडल्स की वो बढ़ गई। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट in 1786 revolutionized cotton textile weaving. तो रिचर्ड आर्कराइट ने जब स्टीम इंजन का आविष्कार किया, स्टीम इंजन क्या, जो भाप से चलने वाला इंजन है, जब उसका आविष्कार किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉटन टेक्सटाइल वीविंग थी, मतलब कि वीविंग मतलब होता है कपड़े का बुनना, धागे से कपड़ा जो बुना जाता है तो उस चीज को कहते हैं वीविंग। तो उसमें एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया, एक बहुत बड़ा चेंज देखने मिला। क्लोथ कुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटीज एंड चीपली टू। तो अब इस जो स्टीम इंजन है उसकी मदद से क्या हुआ, अब बहुत ही बड़ी मात्रा में कपड़ा जो है वो आसानी से बुना जा सकता था और वो भी सस्ते में। अब पहले ह्यूमंस काम करते थे, पहले जो है सब कुछ मैन्युअली होता था, तो वो जाहिर सी बात है आदमी काम करेगा तो देर से काम होगा, एक आदमी कम काम कर पाएगा, है ना, और उसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी, उसको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप मशीनों से कोई काम करते हो तो जो काम है वो बहुत ही जल्दी होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, और आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने बस एक बार मशीन सेटअप करने में पैसा लगा दिया, उसके बाद आपको इतना खर्चा नहीं होता। तो जो कपड़े हैं वो सस्ते में बनने लग गए। However, Indian textiles continued to dominate world trade till the end of 18th century. अब भले ही इन लोगों ने जो स्पिनिंग जेनी है
कोल आ दिया था, जो स्टीम इंजन्स हैं वो आ गए थे, बट फिर भी 18th सेंचुरी के एंड तक इंडिया का डोमिनेशन बना रहा। डोमिनेशन मतलब एक तरीके से दबदबा जो है, इंडिया जो है उस टाइम तक भी काफी डिमांड में था, फेमस था, मतलब इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी के एंड तक की। European trading companies, the Dutch, the French and the English made enormous profits out of this flourishing trade. तो यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, भले जो डच हो, आपको पता है ये जो सारी कंपनीज थी, जैसे डच जो है इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, इसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक नहीं थी, काफी सारी थी, बट पर्टिकुलरली हम कहें कि हम पे किसने एक तरीके से राज किया, हमें किसने अपनी कॉलोनी बनाया, वो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो ये सारी जो कंपनीज थी, इन्होंने इंडिया के इस फ्लरिशिंग ट्रेड से, इंडिया के इस दबदबे से कि जो इंडिया है वो इतना ज़्यादा फेमस था, इतना ज़्यादा डिमांड में था अपनी टेक्सटाइल्स के लिए, तो उस चीज़ का पूरा पूरा फायदा उठाया इन कंपनीज ने। ठीक है, दीज कंपनीज परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। तो ये कंपनीज क्या करती थी, इंडिया का जो कॉटन है, सिल्क का कपड़ा है, उसको खरीदती थी। और कैसे खरीदती थी, वो अपने देशों से, जैसे इंग्लैंड से वो क्या करते थे, सिल्वर के कॉइन्स वगैरह मंगवाते थे या सिल्वर मंगवाते थे, और उस सिल्वर को दे के वो इंडिया में कॉटन का, सिल्क का कपड़ा खरीदते थे। बट एज यू नो, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metals to buy Indian goods. अब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे बंगाल की दीवानी मिल गई थी, तब क्या हुआ, दीवानी मतलब उसे एक तरीके से जो रेवेन्यू है, जो एक तरीके से ट्रेजर है, उसकी उसे एक्सेस हो गई थी। तो अब क्या हुआ, क्योंकि जो कंपनी है अब वो खुद रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है अपनी टेरिटरी से, जो बंगाल है उससे, तो उसके बाद क्या हुआ, दीवानी मिलने के बाद जो कंपनी है उसको इंग्लैंड से जो प्रेशियस मेटल्स मिलते थे, सोना मिलता था, चांदी मिलता था, वो इंपोर्ट होना बंद हो गया। अब वहां पे जो गवर्नमेंट वगैरह है वो लोग इनको सोना चांदी ये सब नहीं भेजते थे। अब वो कहते थे कि भाई अब तुम्हें दीवानी मिल गई, तुम अपना रेवेन्यू कलेक्ट करो और रेवेन्यू कलेक्ट करके फिर इन्हीं से इन्हीं का सामान खरीद लो। तो जैसे ही कंपनी को पॉलिटिकल पावर मिली बंगाल में, तब उसको इंग्लैंड से जो प्रेशियस मेटल्स आते थे वो आना बंद हो गए, और फिर वो क्या करने लग गए, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे पेजेंट से, जमींदार से, मतलब टैक्स कलेक्ट करते थे इन लोगों से। फिर जो टैक्स कलेक्ट हुआ पैसा है, उससे वो इंडियन टेक्सटाइल खरीदते थे। मतलब हमारा पैसा हम ही से ले रहे हैं और फिर हम ही को दे रहे हैं। और जब ये लोग खरीदते भी थे ना हमारी इंडियन टेक्सटाइल, तो वो भी बहुत ही सस्ते में खरीदते थे, बहुत ही कम दाम देते थे इंडिया के जो वीवर्स हैं उन लोगों को, और जाके अपने देशों में, इंग्लैंड वगैरह में बहुत ही महंगे पे बेचते थे। तो बड़ा ही फायदा उठा रहे थे ये लोग इंडियन वीवर्स का। Where were the major centers of weaving in the late 18th century? So here a map is given showing you the cities and the areas where the cotton textile production, or in general textile production, was centered. So you will find here, see, so this star mark is for plain white textile. So you can see here Lahore, Sirhind, यहाँ पे अहमदाबाद, कैम्बे, सूरत, तो जहाँ पे भी आपको स्टार वाला मार्क दिख रहा है उसका मतलब वहाँ पे जो प्लेन व्हाइट कपड़ा है वो बनाया जाता है। जहाँ पे ये इस तरीके का मार्क दिख रहा है वहाँ पे चेक्स एंड स्ट्रिप्स वाले कपड़े बनाए जाते थे, जो चेक वाले रहते हैं और सीधे सीधे लाइन वाले ऐसे स्ट्रिप्स वाले कपड़े रहते हैं ना, तो वो कपड़े यहाँ पे बनते थे। ये वाला जहाँ पे मार्क है वहाँ पे छिंस कपड़ा जो है वो बनाया जाता था। देखो यहाँ पे ढाका में और यहाँ पटना में भी बनता था। देखो पटना में कितने तरह की, जहाँ पे आपको कई सारे मार्क एक साथ दिख रहे हैं, मतलब वहाँ पे उन सभी तरह का कपड़ा जो है बनाया जाता था। तो आप इसको एक बार मैप को अच्छे से देख लेना, राइट। So if you look at the map, you will notice that textile production was concentrated in 4 regions in the early 19th century. तो early 19th century में हम कहें तो मेन 4 रीजन्स में जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है वो सेंटर थी। देखो एक ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे इस तरीके से 4 हिस्सों में बहुत ज़्यादा सेंटर्ड थी टेक्सटाइल प्रोडक्शन। बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स, और इसमें बात करें जो बंगाल है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स में से एक था। अब देखो ये बात हो रही है ब्रिटिशर्स के टाइम की, जब तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक ही था। तो राइट, तो हम इस एरिया को भी क्या कह रहे हैं, बंगाल कह रहे हैं। ये देखो पंजाब, लाहौर, ये क्या है, आज के पाकिस्तान का हिस्सा है, बट उस टाइम पे तो हमारे ही था। अब जैसा कि आपको पता है कि बंगाल में काफी सारी नदियां हैं, बंगाल में डेल्टा बनता है इतना बड़ा, सुंदरबन डेल्टा। सो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। तो अब इस डेल्टा का फायदा क्या है, इतनी सारी नदियों का फायदा क्या? तो फायदा ये है कि हमें पता है कि उस टाइम तक जो रेलवे लाइंस वगैरह हैं वो नहीं बिछी थी,
और जो गुड है, मतलब कि कोई भी सामान जो है उसको मेनली समुद्र के रास्ते ही एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता था। मेनली अगर हम बात करें एक देश से दूसरे जगह पे अगर कोई सामान जाता था वो ज्यादातर समुद्र के जो जरिए है जाता था। तो उस टाइम पे रोड्स वगैरह भी जस्ट बन ही रहे थे। तो क्योंकि जो बंगाल है वो समुद्र के पास था, तो उस वजह से क्या हुआ, एक काफी इंपॉर्टेंट सेंटर जो है वो टेक्सटाइल का बना था, क्योंकि यहाँ से जो टेक्सटाइल है वो बन बन के दूसरे देश में आराम से जा पाती थी। So Dhaka in eastern Bengal, now Bangladesh, was the foremost textile center in the 18th century. तो ढाका जो कि ईस्टर्न बंगाल या फिर यूं कहें आज का जो बांग्लादेश है उसका पार्ट था, उसका पार्ट है। तो ये 18th सेंचुरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर था। तो देखो इसको ईस्टर्न बंगाल क्यों कहा जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या था कि ये पूरा जो हिस्सा है इसे हम बंगाल कहते थे, राइट। तो आप अभी इस पूरे सर्कल को क्या समझो, ये वाला बंगाल है यहाँ का। तो अब क्या हुआ, हमें पता है कि ऐसे होता है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो देखो अगर हम इसको टू हाफ्स में बांटते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। तो ईस्टर्न पार्ट जो है वो अब उसे ईस्टर्न बंगाल कहा जाता था, जो कि जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब क्या हुआ, ये इंडिया से अलग हो गया और इसको क्या कहा गया, ईस्टर्न पाकिस्तान कहा गया। और बाद में पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई तो ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश बन गया, नया देश बन गया। तो जो ये वाला हिस्सा है दो बार नया देश बना, एक बार ईस्टर्न पाकिस्तान और दूसरी बार बांग्लादेश। तो राइट, क्योंकि अब ये इस पहले इंडिया का पार्ट था, पूरा एक बंगाल था, तो बंगाल का ये वाला हिस्सा ईस्टर्न बंगाल और ये वाला हिस्सा वेस्टर्न बंगाल। अब आपको समझ आया कि हमारा जो बंगाल है उसे वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है। आप यूं कहोगे कि ये तो इंडिया के ईस्ट में पड़ रहा है, फिर भी इसे वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरा जो बंगाल है उसके वेस्टर्न में ये वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो तभी से इसका जो नाम था वेस्ट बंगाल तो वही चला आ रहा है। तो ईस्टर्न बंगाल कहें या बांग्लादेश कहें, तो यहाँ पे जो ढाका था वो एक 18th सेंचुरी के टाइम पे इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर था। और ढाका जो है वो मलमल एंड जामदनी कपड़े के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। इफ यू लुक एट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द मैप, यू विल सी अ सेकंड क्लस्टर ऑफ कॉटन वीविंग सेंटर्स अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम मद्रास टू नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये जो कोरोमंडल कोस्ट के अलोंग आपको काफी सारे जो हैं एरियाज दिखेंगे जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट देयर वर इंपॉर्टेंट वीविंग सेंटर्स इन गुजरात। और अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा कि गुजरात के आसपास इंपॉर्टेंट वीविंग सेंटर हमें देखने मिलेंगे। तो देखो आप सेंटर वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको इतने ज्यादा जो सेंटर्स हैं टेक्सटाइल प्रोडक्शन के वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी था कि समुद्र या नदी जो है वो पास में हो। तो इसलिए ज्यादातर आपको सेंटर्स देखने मिलेंगे या तो वो यहाँ पे देखो कोस्टल एरियाज में है, या यूं कहें देखो यहाँ पे दिल्ली, आगरा, बनारस, ये आपको देखने मिलेगा, ये नदियों के पास है, क्योंकि गंगा वगैरह जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं। तो यहाँ पे भी एक जगह से दूसरी जगह पे काफी अच्छे से सामान जो है वो जा सकता है। और भी बहुत सारे कारण होंगे, बट आप मेनली देखोगे तो आपको कोस्टल एरियाज में ज्यादातर ये प्रोडक्शन होती दिखाई देगी, राइट। और कारण अब आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो शिप वगैरह से समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में जा सकता था सामान, इसलिए ज्यादातर कोस्टल एरियाज पे ये सेंटर्स हमें देखने मिलते हैं।